हम बात करेंगे ओवर द वीकेंड अमरीकी खातून ब्लॉगर सिंथिया रिची ने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को इंटरव्यूज़ दिए और जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए उससे मुतल्लिक कुछ तफसीलात भी फराहम की। पाकिस्तान में 10 साल से क़याम पजीर अमरीकी खातून सिंथिया रिची ने चंद रोज़ कबल पीपल्स पार्टी की साबिक सरबरा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पर कुछ इल्ज़ामात आयद किए थे और अब साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक पर जिनसी ज़्यादती, जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी और मखदूम शहाबुद्दीन पर दस्त दराजी के इल्ज़ामात आयद किए हैं। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की जानिब से सिंथिया रिची के तमाम इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की गई है और पीपल्स पार्टी ने अमरीकी खातून के खिलाफ अदालत से भी रुजू कर लिया है। रहमान मलिक ने 50 करोड़ रुपए हट जाने का नोटिस भेज दिया है सिंथिया रिची को और कहा है कि अपने इल्ज़ामात वो प्रूव करें अदालत में। अब ऐसे में सवाल हमारा कुछ यूँ है अपने एनालिस्ट से कि मामले के मंतकी हल के लिए तहकीकात कैसे होनी चाहिए। ओपन ऑप्शन है सबके पास। तो सबसे पहले मुनीब आपकी तरफ आते हैं, क्या लगता है आपको? होना तो चाहिए तहकीकात, लेकिन तरीक़ा कार क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ डिसरिगार्ड कर देनी चाहिए कि वो एक गैर मुल्की खातून है या उनका वो यहाँ पर क्या कर रही हैं, कौन। ठीक है, ये सवाल रेलेवेंट ज़रूर हैं, लेकिन जो इस सिर्फ महज इस बेसिस के ऊपर उनके इल्ज़ामात को अहमियत ना देना कि वो एक खातून है या गैर मुल्की खातून है, मेरे ख्याल में ये ज़्यादती होगी। हाँ, जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं, अब ख़ास तौर पे जो रहमान मलिक साहब के हवाले से लगाया है, वो बड़ा संगीन नौइयत का इल्ज़ाम है। वो बाकायदा तौर पर एक ऑफेंस है। अगर वो उसके हवाले से उनका ये मौक़िफ़ अब सामने आया है तो इसकी इंक्वायरी थॉरो होनी चाहिए। रहमान मलिक साहब एज़ एक्सपेक्टेड उन्होंने वो घर जाने का दावा कर दिया, बट प्योरली एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड जर्नलिज्म मैंने कोशिश ज़रूर की रहमान मलिक साहब को आज भी एक मैसेज भेजा कि जी आप अपना मौक़िफ़ ज़रूर दीजिए और जिन हालात का वो तज़किरा कर रही हैं कि मेरी मुलाकात हुई शायद उनके जब वो इंटीरियर मिनिस्टर थे उनकी रिहाइशगाह पर हुई, वो वहाँ पर तशरीफ़ लाई, गाड़ी में आई, उन्होंने सारा जैसे बयान किया है एक इंटरव्यू के अंदर जो कि उन्होंने जियो न्यूज़ को भी दिया है। तो रहमान मलिक साहब को भी बताना चाहिए कि फ़ैक्ट्स क्या हैं। अब इसकी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा या किस स्टेज पर होगी, मेरे ख्याल में ज़रा प्रीमेच्योर है ये कहना। जो इस वक्त हो रहा है, पीपल्स पार्टी की क़यादत कंडेम कर रही है। जो नॉर्मल परसेप्शन है हमारे माशरे के अंदर मर्द हजरात का, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बड़ी इजीली एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं मर्द हजरात, ये इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, और बड़ी जो गैर शाइस्ता किस्म के एडवांसेस करते हैं और वो कई दफ़ा बड़े ब्लेटेंट भी हो जाते हैं और कई दफ़ा बाकायदा तौर पर अलाउ मी टू से मर्द हजरात जब भी किसी गैर मुल्की खातून को देखते हैं वो बाकायदा तौर पर ड्रूल करने लग पड़ते हैं, रालें टपकने लग पड़ती हैं, जैसे बहुत आसान है सब कुछ हमारे लिए और एवरीथिंग इज़ गेटेबल फॉर अस। ये मैंने ख़ुद भी ऑब्ज़र्व किया है। मैं बहुत एक ब्रीफ सी बात आपसे शेयर कर लूँ कि जब पहली दफ़ा मैं मुल्क से बाहर पढ़ने के लिए गया तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि ख़ास तौर पर यहाँ से जो लोग जाते हैं बड़े कम ऐसे होते हैं जो वेल स्कूल्ड होते हैं, जिनकी तरबियत अच्छी हुई होती है, जो यहाँ से जाते हैं घुटे माहौल से जाते हैं, बाहर जाते हैं, इतना एक्सपोजर देखते हैं, तो वो इस किस्म की हरकतें और इस किस्म के अनसोफिस्टिकेटेड एडवांसेस जो हैं वो करने की कोशिश करते हैं। तो हम रूल आउट किसी को नहीं कर सकते। हाँ, इल्ज़ाम सिंथिया रिची ने लगाया है, साबित भी उनको करना पड़ेगा, शायद एविडेंस भी देना पड़े, लेकिन मैं इस बात के ऊपर कि नहीं जी वो तो गैर मुल्की हैं और वो झूठी हैं और फलान है, ये कह देना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं। ठीक है बाबर सत्तार साहब, थोड़ा कानूनी पहलू पर बात करेंगे क्योंकि अब कोर्ट ऑफ लॉ में मामला जाएगा। इस तरह के जब संगीन नौइयत के इल्ज़ामात लगते हैं तो पाकिस्तान का कानून कितना मौसर और मददगार है, और क्योंकि ये 2011 की बात हो रही है तो इतने सालों बाद क्या एविडेंस या कानून इस पर क्या कहता है? देखिए, प्रॉब्लम पहली बात तो ये है कि जो एक ओवरऑल प्रिंसिपल इवॉल्व हुआ है अभी रिसेंटली, स्पेशली बाकी सारी दुनिया के अंदर भी इस तरह के जो स्पेशली रेप और सेक्सुअल हरासमेंट के इश्यूज हैं, उसके ऊपर काफ़ी एक तरह से डेवलपमेंट मजीद बढ़ी है आगे से डायलॉग के ये कैसे इसके साथ आपने रिस्पॉन्ड करना है। उसमें एक प्रिंसिपल तो ये इवॉल्व हुआ है कि अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है तो उसे आप इल्ज़ाम को बोनाफाइड ही समझेंगे और उसे आप संजीदगी से लेंगे और उसे आप सही समझेंगे, क्योंकि ये इल्ज़ाम लगाना भी आसान काम नहीं है, ये मुश्किल चीज़ है, ये तकलीफ दे चीज़ है। तो जो भी जो विक्टिम है आप उसकी बात को
सीरियसली समझेंगे और फेस वैल्यू पे लेंगे और फिर आगे चलेंगे। सो एक ये जो मूवमेंट दुनिया में चली उसमें एक ये प्रिंसिपल, कोई वजह नहीं है कि वो प्रिंसिपल यहाँ पे ना अप्लाई हो, क्योंकि लोग बहुत सारे मोटिव्स एट्रीब्यूट कर रहे हैं इस वक्त, पॉलिटिकल मोटिव्स और रियासती मोटिव्स सिंथिया रिची को, और साथ कह रहे हैं कि वो जो एक असूल हमारे सामने आया है जो ओवरऑल ग्लोबल मूवमेंट की वजह से, वो यहाँ पे नहीं अप्लाई होना चाहिए। मैं डिसएग्री करता हूँ, मेरा ख्याल है वही प्रिंसिपल अप्लाई करना चाहिए यहाँ पे। फिर दूसरी बात यह है कि आम हालात में जब रियासत की मशीनरी उस वक्त सामने आती है जब आप कोई कंप्लेंट फाइल करते हैं। मुझे नहीं पता कि सिंथिया रिची ने अभी तक एक पुलिस कंप्लेंट फाइल की, क्योंकि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। आप उसकी जो पहली जरूरत है वो ये है कि आप एक कंप्लेंट फाइल करें, तो फिर रियासत उसे इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर वो कंप्लेंट फाइल नहीं करेंगी तो ये बाकी चार्जेस तो फिर सवाबदीद है, जो दूसरी साइड पे लोग हैं उनकी सवाबदीद है। और उस पर भी हम कई दफा इस प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि बड़ा संगीन इल्जाम है, आपकी रेपुटेशन को हर्ट करता है, एक स्कैंडलस इल्जाम है। अगर ये सोशल मीडिया पे इन्वेस्टिगेट होता रहेगा और मीडिया के अंदर ये बात चलती रहेगी तो हर पार्टी को नुकसान है, और स्पेशली जिन्हें एक्यूज किया गया, क्योंकि ना कोई इन्वेस्टिगेशन होगी, ना उन्हें क्लीन चिट मिलेगी, ना ही इल्जाम प्रूव होगा। और फिर जाहिर है डेफेमेशन का सूट चलता है, नहीं चलता, डेफेमेशन का कानून भी हमारा बड़ा कमजोर है, वो भी नहीं चल पाएगा। और इतने सालों बाद एक क्रिमिनल ऑफेंस इस्टेब्लिश करना, क्योंकि अगर आप रेप के ऊपर जो लॉ है उसकी जूरिस्प्रूडेंस को भी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बड़ा मुश्किल है ये चीज इस्टेब्लिश करना। आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन होनी होती है, वो एविडेंस के अंदर आती हैं चीजें, तो वो बहुत सारे स्टेप्स, क्योंकि इतने साल गुजर चुके हैं, तो वो बहुत सारी चीजें शायद इस वक्त ना इस्टेब्लिश हो सकें। सो कानूनी हवाले से अगर हम बात करें तो इस वक्त इतने सालों बाद एविडेंस इस्टेब्लिश करना मेरा ख्याल से एक मुश्किल चीज है। लेकिन बहरहाल रियासत तो उसी वक्त हरकत में आएगी अगर एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल हो। ठीक है रीमा, जो पीपल्स पार्टी वाले हैं वो इसके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं, और सईद गनी साहब ने कहा कि जी जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, सिंथिया रिची का किरदार मशकूक है, उनकी हिस्ट्री में ज़रा जाएं तो आपको पता चलेगा। इस तरह के इल्ज़ामात, संगीन नौयत के इल्ज़ामात साबित होना न सिर्फ इस केस में बल्कि ख़वातीन के लिए जनरली बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अगर इस तरह के इल्ज़ामात साबित नहीं होते तो फिर साख मुतासिर होती है इल्ज़ामात की और होल पर्पस डाइज अवे। ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टाइम दूंगी प्लीज़, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है, मैं नामुकम्मल बात नहीं करना चाहती। ऑफ कोर्स देखिए, मेरा ख्याल है क्रोनोलॉजिकली चलते हैं। ये जो सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हरासमेंट के इल्ज़ामात हैं, ये तो बाद में कुछ दिन पहले सामने आए। सिंथिया रिची बहुत और इल्ज़ामात लगा रही हैं कई हफ्तों से, कई महीनों से, जिसमें वो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एंटी स्टेट कह रही हैं, PTM को, ANP को, पीपल्स पार्टी को, और भी वो मीडिया को कह रही हैं कि वो एंटी स्टेट काम करता है, और भी बहुत से इल्ज़ामात लगा रही हैं। तो मेरा ख्याल है ये भी जो ओवरऑल हम एक कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं उसका हिस्सा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? आइडियली तो ये मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं, और जो वो जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ामात लगा रही हैं वो मुख्तलिफ हैं। लेकिन अगर आपने कल शहजाद इकबाल का शो नया पाकिस्तान देखा होगा, उसमें उन्होंने खुद इनको लिंक कर दिया। उन्होंने कहा मैंने इतनी देर से ये बात इसलिए सामने लाई क्योंकि अब जो मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ पीपल्स पार्टी और PTM के लिंक्स के बारे में, उसकी बेसिस पे मुझे बहुत हरासा किया जा रहा है, इसलिए अब मैं मजबूर हूँ कि मैं ये जो मेरे साथ ज्यादती हुई उसको सामने लाऊं। तो ये जो लिंक है वो उन्होंने खुद बनाया है, ठीक है। इसीलिए मेरा ख्याल है अब हमें दोनों को साथ लेकर चलना है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि उन्होंने कल के शो में ही कहा कि वो कोर्ट ऑफ लॉ और कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन दोनों में अपना केस लड़ी। अब कोर्ट ऑफ लॉ में जैसे बाबर साहब ने कहा, ये एक रेप का जो केस है वो तो एक क्रिमिनल केस है, उसके लिए उन्हें FIR दर्ज करवानी पड़ेगी। उसके अंदर उनसे पूछा जाएगा कि 9 साल देर क्यों की, क्योंकि सबसे पहला सवाल कोर्ट में यही पूछा जाता है। अब वो उसको एक्सप्लेन इस तरह करेंगी कि मैं 9 साल खामोश रही, अब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे हरासा किया जा रहा है मेरे और काम की वजह से। अब वो ये किस तरह प्रूव कर सकेंगी? ये बहुत ही मुश्किल होगा कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना। कोर्ट ऑफ और मेरा ख्याल है गलत बात है, बहुत से प्रेजुडिसेस हैं जो हमारे कोर्ट जुडिशल सिस्टम में होते हैं, ये भी बीच में आएंगे। लेकिन कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन में भी वो ये जंग लड़ना चाह रही हैं, और उसके अंदर भी जो उनके बाकी इल्जामात को लगा रही हैं, उनकी जो बाकी पूरा एक सवालात है ना कि वो पाकिस्तान में क्यों आई, किस वीजा पे आई, किसने उन्हें फैसिलिटेट किया,
وہ کہتی ہیں کہ میں آنسربل نہیں ہوں, میں جو قانون ہے اس کے حساب سے میں یہاں رہ رہی ہوں. لیکن میرا خیال ہے یہ بہت اہم سوالات ہیں. پاکستانی اگر کوئی امریکہ جاتا ہے, وائٹ ہاؤس کا ان کو ایکسیس ہوتا ہے, CIA کا ایکسیس ہوتا ہے, وہ سب ان سب لوگوں سے مل رہے ہیں, تصویریں کھنچوا رہے ہیں, تو کون ایک سوال تو اٹھے گا یہ کون ہے. تو میرا خیال ہے ان کا یہ کہنا کہ میں جواب دہ نہیں ہوں کہ میں کس ویزا پہ ہوں, یا میں جواب دہ نہیں ہوں کہ میں کیوں انویسٹیگیٹ کر رہی ہوں کچھ پارٹیز کو, یہ غلط ہے. کیونکہ اگر انہوں نے کورٹ آف پبلک اوپینین میں یہ جنگ لڑنی ہے تو انہیں بتانا پڑے گا. وہ مطلب کیوریوسٹی ہوتی ہے لوگوں کو کہ یہ کیا سچویشن ہے. تو میرا خیال ہے یہ دو معاملات ہیں. ایک ہمیں پارلیمنٹری کمیٹی کی ضرورت ہے, پارلیمنٹری کمیٹی کی ضرورت ہے معاملے کے اوپر جو سارے کے سارے اور پولیس کمپلینٹ ضروری. بابر صاحب نے کہا کیونکہ ریپ جو ہے وہ ایک کرمنل اوفینس ہے, اس کے لیے قانون کو ویری امپورٹنٹ. حسن نثار صاحب کا کامنٹ لیتے ہیں. ریما, حسن صاحب, بلاول بھٹو صاحب عموماً خواتین کے ایشوز پر بڑے آواز بلند کرتے ہیں, متحرک ہوتے ہیں, لیکن اس معاملے پر ابھی تک خاموش ہیں. کیا ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے, اس کا نوٹس لینا چاہیے؟ نہیں, یہ تو بلاول ہی بتا سکتا ہے آپ کو, میں نے تو اس کا کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. آپ کے سوال تک جو میرے سامنے ہوتا ہے میں اس کی بات کرتا ہوں. دیکھیں, آپ الزامات دیکھیں, اس کی نوعیت دیکھیں, سالوں کا عرصہ دیکھیں, پھر شخصیات دیکھیں, پھر اپنا پاکستان دیکھیں, اور یہاں نتیجہ کن, فیصلہ کن تحقیقات. میں حوالہ آپ کے سوال کا دے رہا ہوں, میں اپنی کوئی ٹرم نہیں استعمال کر رہا. اور تحقیقات یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ تو پاکستان کی پوری تاریخ, یہ لیاقت علی خان کے مرڈر سے لے کے بھٹو کے جوڈیشل مرڈر تک, اور اس کے بعد یہ ضیاء الحق اور فلانا ڈھمکانا, پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو. اللہ جانے سوال بنانے والے نے یا سوال بنانے والی نے کیا کھا کے یہ سوال, اس سوال کا سوچا ہے. مجھے تو ساری بحث ہی ریلیونٹ لگ رہی ہے. یہ سوال آپ کا بڑا فنی ہے کہ منطقی حل کے لیے تحقیقات کیسی ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا تو یہ شعبہ ہی نہیں ہے بھائی. کامن سینس کی میں تو بات کر رہا ہوں, 70 سال کی تاریخ سامنے ہے. اس کے بعد یہ پوچھنا بہرحال اچھا ہے. آپ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آج کل چل رہا ہے تو آپ نے بھی چلا لیا. آپ نہیں کامنٹ کرنا؟ نہیں, اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس پہ کامنٹ کیا جائے. کیا کامنٹ کرنا؟ ٹھیک ہے. مرزا صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے, اس کی تحقیقات کا آغاز اکیوز کی اپلیکیشن پر ہو رہا ہے, وکٹم کی اپلیکیشن ہے ہی نہیں. سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جن پر الزام لگایا گیا ہے انہوں نے FIA کے سائبر کرائم ونگ کو لکھا ہے. پیپلز پارٹی کے اسلام آباد کے صدر نے پولیس کو اپلیکیشن دی ہے کہ یہ تحقیقات کروائی. وہ بے نظیر والے معاملے کی ہے, وہ جو انہوں نے دونوں ہی وہ چیزیں ہیں, ایک اوور آل ایک ہی خاتون کے بارے میں نا. سب سے امپورٹنٹ اس میں کیا چیز ہے؟ دیکھیے, اس کی آج بھی کرمنل انویسٹیگیشن, کرائم کی ہمیشہ کرمنل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, جوڈیشل کمیشن وغیرہ کوئی چیز نہیں ہوتی. لیکن دو چیزوں کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ ان کے الزامات, خاص طور پہ ریپ والا الزام, اور دوسرے یہ کہ ان خاتون کا اپنا پورا 10 سال کا جو پیریڈ ہے وہ کیا ہے, اس میں ان کا جو رول ہے. یعنی جو ہم خبریں سن رہے تھے کہ 52 مرتبہ انہوں نے 2009 سے لے کے اب تک 52 مرتبہ وزٹ کیا پاکستان. جب وہ وکٹم ہوئیں, الیجڈ وکٹم ہوئیں, اس کے بعد بھی وہ امریکہ گئیں, اس کے بعد بھی وہ امریکہ جاتی رہیں اور پاکستان آتی رہیں. اب اس ٹراما کا اندازہ کریں جو اس طرح کے وکٹم کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس میں دو امپورٹنٹ رول ہیں. امریکن ایمبیسی کا رول, کیا امریکن ایمبیسی کو انہوں نے انفارم کیا؟ وہ کہتی ہیں انفارم کیا. امریکن ایمبیسی میں ایک ویلفیئر آفیسر ہوتا ہے اس کام کے لیے, اور وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے اس طرح کی چیز کو, کہ اگر کوئی بھی امریکن سٹیزن جو ہے وہ کسی بھی پرابلم میں آتا ہے, چاہے وہ اس نے کرائم کمٹ کیا ہو, تو اس وقت بھی وہ اس کو جا کے انویسٹیگیٹ کرتا ہے, اس کو لیگل اسسٹنس پرووائڈ کرتا ہے. تو انہوں نے وہ اپروچ کیا, لیگل اسسٹنس دی, نہیں دی, تو کیا انہوں نے امریکہ جا کے اس کی شکایت کی؟ یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. دوسرا, اس کے باوجود بھی اگر وہ کمپلینٹ کرتی ہیں تو اس میں شاید فورنزک یا میڈیکل رپورٹ تو شاید سامنے نہیں آئے, کیونکہ نہیں ہوا میڈیکل اپیرنٹلی. اگر ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے تو وہ الگ بات ہے. لیکن اس کے باوجود بھی سرکمسٹانشل ایویڈنسز کیا ہو سکتے ہیں اس میں؟ وہ ڈرائیور جس نے جا کے ان کو پک کیا اور پھر ڈراپ کیا, اس کنڈیشن میں
वो ड्राइवर कौन था, वो गार्ड कौन था, वहाँ कौन लोग मौजूद थे उनके घर में जब वो रहमान मलिक साहब के घर में गई। तो अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये सब अंडर इन्वेस्टिगेशन आएंगे। फिर उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस में ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर साबिक़ वज़ीर आज़म गिलानी साहब ने उनके साथ जो दस्तराजी की कोशिश की। तो प्रेसिडेंट हाउस का रिकॉर्ड जो मेरी इत्तलात है, प्रेसिडेंट हाउस में उनकी कोई मीटिंग इस तरह का रिकॉर्ड होता है जो रजिस्टर में होता है, जो विज़िटर्स आते हैं, तो उसमें मालूम किया जा सकता है कि क्या इन्होंने विज़िट किया इस दौरान प्रेसिडेंट हाउस। फिर मखदूम शहाबुद्दीन तो ये कह रहे हैं कि उनकी 3-4 उनसे मुलाकातें हुई। तो इन्वेस्टिगेशन एक तो इस साइड की होनी चाहिए, प्रोवाइडेड मैं अगर विक्टिम हूँ तो पहली एफआईआर यानी तहकीकात का आगाज़ तो एफआईआर से होता है, और एफआईआर जो है वो विक्टिम जो है वो रजिस्टर करवाता है। तो एफआईआर अभी तक कोई रजिस्टर नहीं हुई, सिर्फ तहकीकात किस चीज़ की जा रही है, साइबर क्राइम विंग। तो फिर सबसे पहले तो उनका मोबाइल फ़ोन और उनका जो लैपटॉप है वो लेना चाहिए एफआईए के साइबर विंग को। मलिक साहब हमारा टाइम बड़ा कम है, एक छोटी सी चीज़ पे आपका कमेंट चाहूँगी। अभी बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया रीमा ने, कहती हैं सिंथिया कहती हैं कि कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन में लेके जाना चाहती हैं वो अपना केस। तो एक तरफ तो ये बात होती है कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए ऐसे संगीन इल्ज़ामात का, लेकिन जब विक्टिम खुद ही कह रहा हो कि मैं अवामी अदालत में इसको रखता हूँ, तो फिर क्या समझते हैं आप, किस तरह से उसका तरीका है? यही सबसे इम्पोर्टेंट है। एक अमेरिकन सिटीज़न है, वो पॉलिटिकल मामलात में इन्वॉल्व हो रही हैं, वो पीपल्स पार्टी और पीटीएम की रिलेशनशिप पर तहकीकात कर रही हैं, वो एक ब्लॉगर हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है वो, यानी कोई रिप्यूटेड जर्नलिस्ट हो, वो कोई उसमें भी। फिर रहमान मलिक का पीरियड, पीपल्स पार्टी का पीरियड तो 2013 में ख़त्म हो गया। उसके बाद एक बड़े स्ट्रॉन्ग इंटीरियर मिनिस्टर आए थे चौधरी निसार अली खान, जिन्होंने इस हवाले से कि जो फॉरेनर्स रह रहे हैं, जो एनजीओज काम कर रही हैं, उन पर बड़ा कार्रवाई की। उनसे मालूम करना चाहिए कि कभी उनको इन्होंने अप्रोच किया इस तहकीकात के बारे में या रहमान मलिक साहब के हवाले से। तो मेरा ख्याल है इसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए, उनके साथ जो मुबैना ज़्यादती हुई है उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए, और इनके अपने रोल के ऊपर जो 10 साल का इनका रोल है। लेकिन मज़ीद साहब जब हम ये बात करते हैं तो वो कहती हैं कि पीपल्स पार्टी तक सिलसिला रुकेगा नहीं, अभी आगे नून लीग और दीगर लोग भी हैं जिनका वो ना, यही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पहले वो कंप्लेंट तो करें। सिर्फ एक परसेप्शन, एक पब्लिक में जाके सोशल मीडिया पे चीज़ों को खेलना, एक विक्टिम और एक ऐसा विक्टिम जो रेप विक्टिम अपने आप को कह रहा है, वो एक ट्रॉमा की बात कर रहा है। उसके बाद उन्होंने कहाँ इस चीज़ को फॉलो किया, इस चीज़ को, ये इसकी इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट, उसके ऊपर हुकूमत ने बताया कि आगे वो क्या स्टेप्स लेने जा रहे हैं, कैसे कार्रवाई होगी। टेक अ ब्रेक एंड यू विल नो लेटर आफ्टर द ब्रेक कि क्या हो रहा है।